देखिए बेटे, आज का जो नया टॉपिक है इसका नाम है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है? देखिए, कूलम्स लॉ का ये कहना था कि नेचर में कोई भी दो चार्ज हैं, उन दो चार्ज के बीच में लगने वाली जो फोर्स है, ये फोर्स कितनी होती है। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है और रिपल्शन की भी हो सकती है। जैसे कि अगर दो लाइक चार्ज हैं तो वो दोनों क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज है तो दोनों क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन में दोनों में क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। ये फोर्स कितनी होती है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये किसने बताया? कूलम्स लॉ ने बताया। तो कूलम्स लॉ ने ये बहुत सिंपल से शब्दों में इस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि किन्हीं भी दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी होगी। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, हाउ मच इट इज सिग्निफाइड बाय द कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ ने कहा कि भाई ये दो चार्जेस हैं कोई भी, मान लो एक चार्ज ये रहा Q1 और ये एक चार्ज है कितना, दिस इज सपोज टू बी Q2। ये दो चार्ज हैं, ये चार्ज कैसे हैं, पॉइंट चार्ज है। कैसे चार्ज है, पॉइंट चार्ज। इन दो चार्ज के बीच का कोई ना कोई डिस्टेंस भी होगा, वो डिस्टेंस कितना है, सपोज टू बी r है। तो कूलम्स लॉ ने बताया कि दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी होगी, और ये फोर्स किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, वो इसने बताया। अब नेचर में एक हमारे पास डिवाइस अवेलेबल होती है बेटे, जो हमें ये बताती है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी है। नेचर में हमारे पास एक डिवाइस अवेलेबल है जो हमें बताती है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी है, तो फोर्स की कैलकुलेशन करती है। और उस डिवाइस का नाम है, उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्सन बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्सन बैलेंस। एक एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं ये। टॉर्सन बैलेंस इज ए डिवाइस विच मेजर द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर हमने क्या करा, ये दो चार्ज थे, यहां पर एक स्प्रिंग लगी है, ये कैसे नापती है, और ये एक कैलिब्रेटर लगा हुआ है, ये एक निडल है और ये कैलिब्रेटर है, जो हमें बताएगा कि इसके बीच में फोर्स कितनी है। इतनी बात तो समझ में आती है। अब मान लो बेटे दो चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है सपोज टू बी r। ठीक, मान लो इसके यहाँ पे ये चार्ज हमने Q1 मान लिया, ये चार्ज हमारे पास ऐसे नॉलेज के लिए कितना है, 100। कितना है, 100। और ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो यहाँ पे चार्ज रखा है, या और कम कर लो इसको, ये कर लो 10, और ये कितना कर लिया हमने, 20। कोई भी दो चार्ज है Q1 और Q2, उनके बीच का डिस्टेंस r है, और ये हमारे पास एक क्या है, टॉर्सन बैलेंस है, जो ये बताएगा कि अगर ये वाला चार्ज इस पे एक रिपल्शन की फोर्स लगाएगा तो ये स्प्रिंग दबेगी। जैसे स्प्रिंग दबेगी तो स्प्रिंग पे एक एक्शन होगा, एज ए रिएक्शन स्प्रिंग क्या करेगी, एक रिएक्शन देगी, और जितना रिएक्शन देगी उससे कैलिब्रेटर आगे घूमेगा, और जितना घूमेगा वो हमें बताएगा कि इन दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी है। इसको रिवर्स कर लो, अगर ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो जब ये खींचेगा तो ये इस तरफ जाएगा चार्ज पार्टिकल, तो ये स्प्रिंग क्या होगी, खींचेगी, तो इस स्प्रिंग पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो एक्शन कैसे हो रहा है स्प्रिंग पे, इस डायरेक्शन में। तो एज ए रिएक्शन क्या करेगी स्प्रिंग, एक उल्टे डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी रिएक्शन से, तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, निडल इस तरह से मूव करना शुरू करेगी। और यही हमारा, ऐसे ही हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है वेगिंग मशीन पे भी। हम अपना जब वजन तोलते हैं किसी भी मशीन पे, तो हम क्या देते हैं, एक्शन देते हैं, तो उस जो हमारी वेगिंग मशीन होती है उसके नीचे एक स्प्रिंग लगी होती है, एज ए रिएक्शन वो जितना हमें रिएक्ट करती है उतना निडल आगे मूव करती चली जाती है, और निडल जितना डिफ्लेक्शन देती है वही हमारे वजन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी हो रहा है। तो ये वाला चार्ज Q1 Q2 दो चार्ज हैं, उनके बीच का डिस्टेंस r है, उन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रही है। ये फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है बेटे, और ये फोर्स रिपल्शन की भी हो सकती है। इतनी बात समझ में आती है। तो कूलम्स ने देखा कि अगर ये दो चार्ज हैं, इन दो चार्ज के, इस वाले चार्ज को हमने सपोज टू बी 10 यूनिट का ले लिया, इसको 20 यूनिट का ले लिया, तो इनके बीच का कोई डिस्टेंस रख दिया फिक्स। तो कूलम्स ने देखा कि यार इन दोनों चार्ज के बीच में जो लगने वाली फोर्स है, वो इन्होंने देखी कि ये फोर्स कितनी है, 200 न्यूटन है। कितनी है, 200 न्यूटन। कब, दो चार्ज, एक 10 कूलम का है और एक 20, एक 20 यूनिट 10 यूनिट का है और एक 20 यूनिट का है, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है। तो इस टॉर्सन बैलेंस ने बताया कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी लग रही है, 200 न्यूटन लग रही है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब क्या करा, ये वाला जो चार्ज Q1 था जो 10 यूनिट का था, इसे अब कितना कर दिया, 20 यूनिट कर दिया। कितना कर दिया, 20 यूनिट। तो जैसे 20 यूनिट करा तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करता है, अपनी तरफ मान लो अटैक करता है या इसे रिपेल करता है। अगर ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर रिपेल कर रहा है तो स्प्रिंग दबेगी, जैसे स्प्रिंग दबेगी तो इस पर एक्शन हुआ, एक्शन के अपोजिट स्प्रिंग क्या करेगी, रिएक्शन देगी, और ये वेट क्या बताएगी कि ये फोर्स कितनी है। तो इसने मुझे बताया, यहां पर बताया कि ये फोर्स कितनी लग रही है, 400 न्यूटन की लग रही है।
तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि हमारे पास फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में ऐसा कौन सा ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कि वो दो क्वांटिटी जिसका चार्ज कितना है 10 और 20 है, उसकी कैलकुलेशन मुझे 200 दे दे? क्या मैथमेटिक्स में कोई ऐसा ऑपरेशन है, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल और डिवीजन, जिसमें दो क्वांटिटीज का कैलकुलेशन मुझे कितना मिल जाए, 200 मिल जाए? है कोई ऐसा? तो आंसर है प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों चार्ज के बीच में जो लगने वाली फोर्स है वो फोर्स कितनी होगी, ये डिसाइड करता है कि इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट कितना होगा। इसका मतलब इन दोनों का, अगर मैं मैग्नीट्यूड चार्ज का बढ़ाता चला जाऊं तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट कैसा होगा, बढ़ता चला जाएगा, और जितना ज्यादा प्रोडक्ट बढ़ेगा उतनी इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स बढ़ेगी। ये बात समझ में आती है? अच्छा, तो यहां से एक बात समझ में आई कि दो चार्ज के बीच में, अब ये Q1 इस वाले चार्ज को क्या करेगा, अगर रिपल्शन की फोर्स है तो ये फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पर रिपल्शन की फोर्स कहां लगाएगा, इधर लगाएगा, अट्रैक्शन की तो अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में लगने वाली जो ये फोर्स है F, ये फोर्स होगी कितनी, तो ये बताया किसके प्रोपोर्शनल है, तो आंसर है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के। नहीं है बेटे बात समझ में? तो दो चार्ज हमने एक डिस्टेंस पे रख दिया, उनके बीच का डिस्टेंस r है, और इस दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, और यहाँ पर एक टॉर्शन बैलेंस लगा दिया। वो टॉर्शन बैलेंस हमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जा रहे हैं उनके बीच में लगने वाली फोर्स भी बढ़ रही है। लेकिन ये देखा हमने, ये फोर्स किस क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली बढ़ रही है, ये फोर्स कैसे बढ़ रही है, तो आंसर है जैसे जैसे इन चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब उनके बीच का प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। जितना प्रोडक्ट बढ़ रहा है उसी रेशो में उनकी फोर्स भी इंक्रीज हो रही है। मतलब दो चार्ज के बीच में लगने वाली जो फोर्स होती है, ये फोर्स, इस फोर्स को क्या नाम दिया गया, कूलम फोर्स। क्या नाम दिया गया बेटे, कूलम फोर्स। तो ये फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। और मान लो ये दो चार्जेस किस में रखे हैं, किसी मीडियम में रखे हैं, तो हम क्या ले सकते हैं, Fm। इसका मतलब फोर्स एक्टिंग इन मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। अब एक बात और समझो, ये जो दो चार्जेस है, ये दो चार्जेस हैं कैसे, तो आंसर है दोनों के दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं। कैसे चार्ज हैं, पॉइंट चार्जेस। तो पहली बात समझो, पॉइंट चार्जेस हम किसे कहते हैं, तो पॉइंट चार्जेस बेटे वो चार्जेस होते हैं जिन चार्जेस का साइज बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू उसके इफेक्ट से। जैसे कि यहाँ पे चार्ज कितना है हमारा, चार्ज का जो साइज है वो 1 माइक्रो यूनिट है, 1 माइक्रो यूनिट। लेकिन ये दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगा सकता है, कितने लगा सकता है, 1000 माइक्रो यूनिट पे डिस्टेंस पे फोर्स लगा सकता है। खुद का साइज कितना है, 1 यूनिट, और फोर्स कहां तक लगा सकता है, 1000 यूनिट तक फोर्स लगा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इस वाले चार्ज का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, जबकि इसका खुद का साइज कैसा है, बहुत छोटा है। तो ऐसे वाले चार्ज को हम फिजिक्स में क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज। क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज। और फिजिक्स में ये बात ध्यान रखना, जहां भी आप कूलम्स को अप्लाई करेंगे वहां पर हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, ये फार्मूला सिर्फ बनाई किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए बना है। किसके लिए बेटे, पॉइंट चार्ज, जिसमें चार्ज का साइज बहुत छोटा होगा, जबकि दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कैसा होगा, बहुत ज्यादा होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है, ये जो दो चार्जेस हैं, चार्जेस कैसे होने चाहिए, तो आंसर है ये चार्जेस स्टेशनरी होने चाहिए। स्टेशनरी चार्जेस का मतलब होता है चार्ज शुड बी एट रेस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं, चार्ज एट रेस्ट। तो देयर इज अ नेसेसरी कंडीशन according to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion between the 2 point stationary charges, जो दो पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स होती है, चाहे वो अट्रैक्शन की हो या रिपल्शन की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के। इतनी बात समझ में आती है बेटे बात, ये पहली बात बताई इन्होंने। तो याद रखना चार्ज कैसे होने चाहिए, Q1 एंड Q2 शुड बी, यस, शुड बी पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस। ये बात समझ आया बेटे बात। तो दो चार्जेस कैसे होने चाहिए, पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस होने चाहिए, उनके बीच में लगने वाली फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के। पहले हमने इसको टॉर्शन बैलेंस से कैलकुलेट करके देख लिया, फिर प्रैक्टिकली करके देखा, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, उन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद बेटे हमने क्या करा कि इन दोनों के बीच की फोर्स को फिर कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया, जरा ध्यान से देखना। अब हमने इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, r, तो इसका मतलब दो चार्जेस जो Q1 और Q2 थे उनके बीच का डिस्टेंस अगर हम r लेते हैं तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स अभी हमारी कितनी थी, मान लो 200 न्यूटन थी। कितनी बेटे, 200 न्यूटन। ये तो हुआ। अब हमने क्या करा गुड़िया, चार्जेस तो हमने ये लिए दोनों के दोनों, यही तो चार्जेस अभी हमारे कितने हैं, Q1 और Q2, लेकिन हमने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पहले r था, अब ये डिस्टेंस डबल कर दिया। कितना कर दिया, डबल।
कितना कर दिया 2r। तो बेटे जैसे हमने इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस डबल किया ना, तो इस टॉर्सन बॉल बैलेंस ने हमें ये कैलकुलेट करके दिखाया कि इनके बीच में जो लगने वाली फोर्स है, ये फोर्स कितनी हो गई 50 न्यूटन। कितनी हो गई? तो इसका मतलब जब दो चार्ज Q1 और Q2 r डिस्टेंस पे सेपरेट थे तो उनके बीच में पहले फोर्स कितनी लग रही थी 200 न्यूटन की, ये तो था। लेकिन अभी भी चार्ज Q1 और Q2 है, मैंने उनके बीच का डिस्टेंस जितना पहले था बस उसका डबल कर दिया। जैसे डबल करा तो ये टॉर्शन बैलेंस ने दिखाया फोर्स घट के कितनी हो गई 1/4। कितनी हो गई बेटे 1/4, मतलब कितनी आ गई से 50 न्यूटन रह गई। अच्छा फिर सुन, अब हमने इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या करा हाफ कर दिया। तो Q1 और Q2 दो चार्ज थे, उनके बीच का डिस्टेंस हमने हाफ कर दिया। जैसे उन दोनों के बीच का हमने डिस्टेंस हाफ किया, चार्ज भी Q1 और Q2 है लेकिन डिस्टेंस पहले से कितना कर दिया हाफ कर दिया, तो हमने देखा ये फोर्स बढ़ के कितनी हो गई डबल हो गई। कितनी 400 न्यूटन हो गई। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैथमेटिक्स में फिजिक्स में ऐसी कौन सी कैलकुलेशन है, ऐसा कौन सा मैथमेटिक्स का रूल है जिसमें कि हम डिस्टेंस को कम करें, डिस्टेंस को हम चेंज करते जा रहे हैं, जैसे हम डिस्टेंस को डबल करें तो फोर्स 1/4 हो जाए, और डिस्टेंस को डबल करें, ये रहा डिस्टेंस को अगर हम हाफ करें तो फोर्स उसके 4 टाइम्स बढ़ जाए, 2 टाइम्स बढ़ जाए। अरे ये तो था पहले कितना था 200, तो ये कितना हो गया दिस इज 400। नहीं आया समझ में? कितना था 200, तो ये कितना हो जाए 800। कितना हो गया 800। तो कोई ऐसा फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में ऐसा ऑपरेशन है जो डिस्टेंस को डबल करने से फोर्स को 1/4 कर दे, या डिस्टेंस को अगर हम हाफ करें तो फोर्स को उसका 4 गुना बढ़ा दे? तो आंसर है ऐसा जो मैथमेटिक्स का ऑपरेशन होता है उसे हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या कहते हैं बेटे? इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका मतलब ये जो फोर्स है ये किसके प्रोपोर्शनेट है? आंसर है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनेट किसके r स्क्वायर के। अब तो यहां से जरा देख सकते हो आप लोग, देखो यहां पर कैलकुलेशन में कि अगर मान लो दो बॉडी थी, इनके बीच में पहले इनिशियली फोर्स कितनी थी F, ये फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी r स्क्वायर। अब ये फोर्स हमने कितनी चेंज कर दी r डैश, इनके बीच का डिस्टेंस हमने कितना कर दिया 2r, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब दोनों को डिवाइड करो, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 1 में r स्क्वायर, इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आ गया 1 में 4, और ये तो आ गया 1 में 4r स्क्वायर। नीचे करो मैं इसको 1 में 4r स्क्वायर। नहीं है बेटे समझ में? r स्क्वायर से r स्क्वायर गया तो ऊपर कितना आ गया 4 आ गया। तो इस f डैश को इधर ले जाओ, तो f डैश कितना आ गया पहले वाले फोर्स का 1/4 ही तो आ गया। नहीं आया समझ में बेटे? तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, काम करोगे तो समझ में आएगा फिजिक्स में क्या मतलब था। क्लियर है बेटे जी इतनी बात? तो दो चार्ज के बीच में जो लगने वाली फोर्स होती है मीडियम के अंदर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? यस 1 में r स्क्वायर के। इसे फिजिक्स में किस नाम से जाना जाता है? इसे फिजिक्स में जाना जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से। किस नाम से बेटे? इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से जाना जाता है। हाँ जी जरा देखिए अब आगे। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी जरा समझ लो। इसका मतलब होता है बेटे फिजिक्स में जब भी कोई फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी, फिजिक्स में जब भी कोई फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी, इट मींस नेचर में वो फोर्स कैसी है? सेंट्रल है। कैसी है? सेंट्रल। अब इसका मतलब समझो, आपने देखा होगा जो ग्रेविटेशन की फोर्स देखी थी, दो बॉडीज होती हैं, दो बॉडीज का एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, तो उन दोनों के बीच में लगने वाली जो फोर्स होती है, फोर्स वो अट्रैक्शन की फोर्स किस पर डिपेंड करती है? 1 में r स्क्वायर पर डिपेंड करती है। अरे वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। जब आप 12th क्लास में मैग्नेटिक का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें भी देखोगे दो पोल नॉर्थ और साउथ पोल, उन दोनों के बीच में लगने वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ जो रिपल्शन है वो भी किस में डिपेंड करती है? वो भी डिपेंड करती है 1 में r स्क्वायर पे। और अभी आपने देखा ये जो कूलम्स लॉ है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स है, ये भी बेसिकली किस पे डिपेंड करती है? 1 में r स्क्वायर पे। तो इस बात को दुनिया में के लिए हमेशा लाइफ टाइम याद कर लो कि नेचर में जो फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, नेचर में वो फोर्स सेंट्रल फोर्स होती है। क्या होती है? सेंट्रल फोर्स। इस सेंट्रल फोर्स का मैं मतलब बता रहा हूं। अच्छा, जो इसको फॉलो नहीं करती, अगर ये 1 में r स्क्वायर ना होके फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में r हो सकता है, 1 में r की पावर 3 से लेके 1 में r की पावर n हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो नेचर में ऐसी फोर्स क्या कहलाती है? सरफेस फोर्स कहलाती है। क्या कहलाती है? सरफेस फोर्स। मतलब एक बॉडी की सरफेस से दूसरी बॉडी की सरफेस पे लगेगी। लेकिन जो 1 में r स्क्वायर को फॉलो करती हैं, हाँ जी, जो 1 में r स्क्वायर को फॉलो करती है वो कैसे लगेगी? एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर पे काम करेगी। और न्यूटन ये जो कूलम्स का नियम है वो किसके लिए बना है? पॉइंट चार्ज के लिए बना है। किसके लिए बना है? हाँ, तो अब थोड़ा सा ध्यान से समझना जरा इस चीज को। अगर मैं बोलूं कि ये एक बॉडी है,
और एक बॉडी ये है, ये दो बॉडीज है ना बेटे। मान लो इस बॉडी पे हमने कोई चार्ज दिया, मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, होगा कोई चार्ज कितने अमाउंट का, इसके ऊपर भी कोई चार्ज दे रखा हमने, मान लो इसके ऊपर चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का, इसके ऊपर कितना है 5 माइक्रोकूलम का। अच्छा, तो अब मुझे बता सकते हो इसके ऊपर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसके ऊपर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कैसे लगेगी? तो आंसर है ये वाला चार्ज इधर भी फोर्स लगा सकता है, अरे फोर्स इधर भी लग सकती है, ये वाला चार्ज इधर भी फोर्स लगा सकता है, ये वाला चार्ज इधर भी फोर्स लगा सकता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज 3 माइक्रोकूलम का है, इस पे चार्ज 5 माइक्रोकूलम का है, तो ये जो फोर्स लगेगी इस वाली चार्ज बॉडी से इस वाली चार्ज बॉडी पे कहां लगेगी? इधर लगेगी, इधर लगेगी, कहां लगेगी? आंसर है कहीं नहीं लगेगी, कहीं नहीं लगेगी इस पे अभी। क्यों? क्योंकि 5 माइक्रोकूलम का चार्ज क्या इस पॉइंट पर है? क्या इस पॉइंट पे 5 माइक्रोकूलम का? नहीं। क्या 3 माइक्रोकूलम का चार्ज इस पॉइंट पे है? नहीं। क्या 5 माइक्रोकूलम का इस पॉइंट पे है? नहीं। क्या इस पॉइंट पे है? नहीं। क्या 3 माइक्रोकूलम का इस पॉइंट पे? नहीं। चार्ज पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, और यहां भी क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो अब ऐसे में दो चार्ज बॉडी के बीच में, ये भी चार्ज बॉडी है, ये भी चार्ज बॉडी है, तो इन दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स कहां लगेगी? तो आंसर है पहली बात, इनके बीच में फोर्स लगेगी नहीं। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ये फार्मूला बना किसके लिए है? पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस के लिए बना है, और हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं? एक बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या बॉडी पे फोर्स फार्मूला काम करेगा? आंसर नहीं। कब काम करेगा? जब मैं इस बॉडी को क्या बना लूं? पॉइंट चार्ज बना लूं। तो इसका मतलब ये वाली जो बॉडी है, इस वाली बॉडी पर कितना फोर्स लगा? आंसर है बॉडी पे फोर्स लगाती। ये फोर्स कब लगाएगी? जब हम बोलेंगे कि इस बॉडी का पूरा चार्ज कहां हो? एक ऐसे पॉइंट पर हो जहां पर इस पूरी बॉडी का चार्ज का पूरा इफेक्ट काम करता हो। इस बॉडी पर ये वाली बॉडी कहां काम करेगी? इस बॉडी पे फोर्स कहां लगेगी? आंसर है इस बॉडी के पे फोर्स नहीं लगेगी, इस बॉडी के एक ऐसे पॉइंट पे फोर्स लगेगी जहां पे इस पूरी बॉडी का चार्ज कंसंट्रेट करता हो। तो ऐसा पॉइंट कहां है? तो ऐसा पॉइंट कहां? उन दोनों बॉडी का सेंटर। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये पूरी बॉडी का जो जितना भी चार्ज है, अगर मैं एक पॉइंट पर कंसीडर कर लूं, इस बॉडी का भी पूरा चार्ज एक पॉइंट पर कंसीडर कर लूं, तो ये किस डेफिनेशन को फुलफिल करता है? आंसर पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। इसलिए बेटे जब हम दो बॉडी के बीच में फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, तो दोनों बॉडी के बीच में लगने वाली फोर्स बॉडी टू बॉडी नहीं लगती, उन बॉडी का जो सेंटर होता है उस पूरी बॉडी पर उस चार्ज का इफेक्ट होता है। दूसरी बॉडी का पूरा चार्ज उस बॉडी के सेंटर पे इफेक्ट होगा, तो एक बॉडी का सेंटर दूसरी बॉडी के सेंटर को अपनी तरफ खींचता है। कितनी फोर्स से? ये फोर्स उतनी है। अरे समझ में आया? तो सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होती है जिसमें एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। कैसे? सेंटर टू सेंटर। समझ में आ रही है बेटे बात? तो चार्ज तो पूरी बॉडी पे था, लेकिन फोर्स लगेगी कहां? इधर लगेगी, इधर लगेगी, कहां लगेगी? कहीं नहीं लगेगी। एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर की तरफ लगेगी। ऐसा नहीं है बेटे समझ में? तो दीज फोर्स आर नोन एज क्या बेटे? सेंट्रल फोर्स। इसी तरह से बेटे जो हम ग्रेविटेशन में भी पढ़ते हैं, एक बॉडी का इतना मास है, इस बॉडी का इतना मास है, तो सारा मास तो कहां है? हर दुनिया भर के पार्टिकल्स हैं, इसके पास भी दुनिया भर के पार्टिकल्स हैं, तो ये फोर्स किस पे लगे? एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर लगे? नहीं। जहां पे इस बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेट है एक पॉइंट पर, जहां पे इस पूरी बॉडी का मास है कंसंट्रेट एक पॉइंट पर, तो उन दोनों पॉइंटों के बीच में ग्रेविटेशनल की फोर्स लगती है, और वो पॉइंट कहां होता है? बॉडी के सेंटर पर। इसका इस बॉडी के सेंटर पर, तो सेंटर टू सेंटर पर लगने वाली जो फोर्स होती है उसी को फिजिक्स में हम क्या कहते हैं मुन्नी? सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो फिजिक्स में जब भी कभी आज के बाद लाइफ में तुझे फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² के मिल जाए, तो तुझे मुझे बोलना नहीं है और तुझे समझ जाना है कि नेचर में फोर्स सेंट्रल फोर्स है। इस बॉडी पे मैंने चार्ज लिया और इस बॉडी पे चार्ज दिया, तो फोर्स कहां लगेगी? तो डिस्टेंस कहां से लगेगी इन दोनों के बीच का? इस बॉडी के सेंटर से इस बॉडी के सेंटर। समझ बेटी बात? तो ये डिस्टेंस नहीं लेना हमें, यहां से यहां तक का डिस्टेंस नहीं लेना, ये हमें कहां से लेना है? सेंटर टू सेंटर। तो नेचर में वो फोर्स क्या कहलाती है? सेंट्रल फोर्स। बेटे जब बताना जरूरी है, नहीं तो कूलम चलाओगे तो शब्दों में ऐसे ही बता दिया जाता है। क्लियर हो गई बात? आज के बाद याद हो गया कि नेचर के अंदर जो फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाएगी बेटे, वो फोर्स कैसे काम करेगी? वो कैसी होगी? फोर्स सेंट्रल फोर्स होगी। इसका मतलब ये जो फोर्स, जो बॉडी का जो फोर्स लगेगी इस वाली बॉडी पर, इस वाली बॉडी पे, तो बॉडी पे नहीं लगेगी। इस बॉडी का जो जहां पे पूरा मास, जो पूरा चार्ज जहां जिस पॉइंट पर कंसंट्रेट है, इस बॉडी का पूरा चार्ज जिस पॉइंट पर कंसंट्रेट है, तो बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर की तरफ लगेगी। तो डिस्टेंस कहां से कैलकुलेट करना है? सेंटर टू सेंटर। तो इस फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी? तो आंसर है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी अलोंग द डायरेक्शन, अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। अरे इसके सेंटर से इसके सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन है उस लाइन की तरफ होगी। अब ये वाला, अब तो सोच, ये वाली बॉडी इस वाली बॉडी को फोर्स लगा के इधर भी तो फेंक देती, लेकिन क्या ये इधर फेंकेगी? इधर फेंकेगी? कहीं नहीं फेंकेगी। कहां फेंकेगी? बिल्कुल सीधा फेंकेगी।
अगर ये एक बॉडी यहाँ पे एक बॉडी यहाँ पे है तो इन दोनों के बीच में फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन ले जाओ, ऐसे खींच दो। अगर ये बॉडी यहाँ पहुंच जाएगी तो कैसी होगी, ऐसी होगी। ये बॉडी को अगर मैं ऐसे ले जाऊंगा तो कहाँ होगी, ऐसे होगी। तो हमेशा दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाली फोर्स की जो डायरेक्शन होती है कहाँ होती है, उस बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उस लाइन के अलॉन्ग होती है। अरे समझ में आ गया, उस लाइन के अलॉन्ग होगी, बिल्कुल इधर हो या इधर हो, लेकिन उन दोनों पॉइंटों को सेंटर टू सेंटर, उस दोनों बॉडी के जो सेंटर टू सेंटर को जोड़ने वाले जो दो पॉइंट होंगे उन दोनों पॉइंटों के बीच में ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। इस बात को हमेशा थंब रूल बना के याद कर लो बेटे। शब्द बहुत यूज करने पड़ते हैं इतने से शब्दों में, लेकिन ये बड़े सिंपल सी बात है जो आपको समझनी चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात? तो हमने क्या समझा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ बेटे, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 2 पॉइंट चार्जेस हैं। चार्जेस कैसे नहीं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, स्टेशनरी चार्जेस हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस विच आर प्लेस्ड इन द मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आ गया, एंड स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस इज गिवन बाय द कूलम्स लॉ। ये इक्वेशन कैसी है, सेकंड। क्लियर नहीं बात? तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से क्या पता चला बेटे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को जोड़ लो तो कितना आ गया, एफ एम इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये तो आएगा। अब इस प्रोपोर्शनल को हटा के बेटे हम अपनी तरफ से कांस्टेंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, और वो कितना होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इसको पढ़ते क्या पहले वो देखो, इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन, क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन। इसका अपना एक मतलब होता है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए इसका मतलब होता है एप्सिलॉन का, इसका मीन समझना है बेटे जी आपको। एप्सिलॉन को हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये बात समझ आए बेटे? बात एक टर्म्स और पढ़ेंगे हम एप्सिलॉन नोट, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर बोलो या वैक्यूम बोलो। अब आराम से सुनना मेरी बात को, यहां पर एप्सिलॉन का मतलब समझो पहले। एप्सिलॉन होता क्या है भाई साहब, आपसे पूछूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। एप्सिलॉन क्या है, इसको शब्द को पढ़ना आ गया आप लोगों को, एप्सिलॉन पढ़ते हैं। तो एप्सिलॉन है क्या, तो आंसर है बेटे एप्सिलॉन दिस इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी क्या होती है, परमिट करना, परमिट मतलब अलाउ करना, किसी चीज को अलाउ करना। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती क्या है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये किसी एक मीडियम की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीडियम की, मीडियम का गुण है बेटे। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम किसी भी एक मीडियम की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जो ये डिसाइड करती है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी होगी। तो इन दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को कंट्रोल कौन करेगा, वो मीडियम जिसके अंदर ये दोनों चार्ज रखे हैं। नहीं है बेटे बात समझ में? तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम किसके बदलने से बदल जाएगा, आंसर है मीडियम के बदलने से बदल जाएगा। जैसे कि ये मीडियम वाटर हो सकता है, ये मीडियम ग्लास हो सकता है, ये मीडियम माइका हो सकता है, ये मीडियम कुछ भी हो सकता है जिसमें दो चार्ज बन रहे हैं, रखे हैं। तो चार्ज भी वही है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी वही है, जबकि मीडियम बदल रहे हैं। मीडियम बदल रहे हैं तो क्या बदल जाएगी, उनकी परमिटिविटी बदल जाएगी, और परमिटिविटी बदल रही है इसका मतलब उन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स भी बदल जाएगी। क्योंकि दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी होगी वो कौन कंट्रोल करेगा, वो मीडियम कंट्रोल करेगा जो उनके बीच में है। अब कैसे कंट्रोल करेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। तो एक बात तो याद हो गई, अगर मीडियम बदल रहा है दो चार्ज के बीच में तो पक्का क्या बदल जाएगी, मीडियम की परमिटिविटी बदल जाएगी। और मीडियम की परमिटिविटी बदलेगी तो वही तो डिसाइड करती है, वही तो कंट्रोल करेगी कि दो चार्ज के बीच में फोर्स कितनी होगी। तो इसका मतलब मीडियम बदलने से दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स भी पक्का बदलेगी। अब ये कैसे बदलती है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, और बड़े अच्छे से एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, वो आपको कन्विंस भी करेगा। जैसे कि सपोज टू बी वी हैव द टू चार्ज, हमारे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज है हमारे पास एक Q1 और Q2,
इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है सपोज टू बी r। तो हमने देखा इन दो चार्ज को हमने उठा के एयर में रख दिया, ये वैक्यूम, एयर और वैक्यूम में दो चार्ज रखे हुए हैं, इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स है 100 न्यूटन। कितनी है? ऐसे समझो कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन की, उस फोर्स को लगाने के लिए वो यहाँ से एक रस्सी फेंकता है 100 रस्सी इसकी तरफ फेंकता है। जैसे कि मैं मछली को पकड़ना है तो ऐसे एक धागे डालते हैं ना, कांटा डालते हैं, ऐसे एक चार्ज दूसरे चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है 100 न्यूटन की फोर्स से। उस फोर्स के लिए ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे 100 रस्सियां फेंकता है ऐसे अपनी तरफ पुल करने के लिए। तो एक रस्सी इस वाले चार्ज को 1 न्यूटन की फोर्स से खींचती है मान लो, तो इसने कितनी रस्सियां फेंकी? 100। तो 100 रस्सियां कितनी फोर्स लगाएगी? कितनी फोर्स लगाएंगे भाई सर? 100 न्यूटन। भाई इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करने के लिए 100 रस्सियां फेंकी, एक रस्सी 1 न्यूटन से खींचती है तो 100 रस्सियां कितने से खींचेगी? तो इसका मतलब 100 स्ट्रिंग एक चार्ज दूसरे चार्ज की तरफ फेंकता है और वो 100 न्यूटन की फोर्स से एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेता है। तो दो चार्ज के बीच में फोर्स कितनी? 100 न्यूटन। अब सुन, अब मैंने इन दो चार्ज को उठा के किस में डाल दिया? पानी में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, और मान ले वाटर की जो परमिटिविटी है वो है 80। कितनी है? इसका मतलब ये है कि परमिटिविटी, वाटर की परमिटिविटी 80 है। इसका मतलब वाटर इन पूरे जो मैं दो चार्ज रख रहा हूँ, दो चार्ज को जैसे मैं उठा के पानी में डालता हूँ, तो वो जैसे मैं चार्ज को डालता हूँ तो वो अपने अंदर कितनी रस्सियों को अलाउ करेगा, परमिट करेगा? 80 को काट देता है। क्यों? क्योंकि इसकी परमिटिविटी कितनी है? 80 है, और जितनी परमिटिविटी होगी उतना वो उसको अलाउ करेगा, उतना ज्यादा डिसोल्व कर लेगा रस्सियों को, उतना ज्यादा क्या करेगा? उसकी कटिंग कर होगी। अरे समझ में आ रहा है? अब फिर से सुन, अब मैंने वही दो चार्ज जो पहले एयर में रखे थे जिनके बीच में फोर्स 100 न्यूटन की थी, अब मैंने एक ऐसे मीडियम में रख दी जिस मीडियम की परमिटिविटी 5 है, माइका में डाल दी। उससे तुम क्या समझे कि इसका मतलब जैसे हम इन दो चार्ज को उठा के 100 जो स्ट्रिंग थी, दो चार्ज के बीच में जो 100 रस्सियां थी, उनमें से कितनी रस्सियों को अलाउ करेगा? 5 को। अलाउ करने वाला अपने अंदर डिसोल्व कर लेगा, उनको काट देगा। कितनों को अलाउ नहीं करेगा? 95। तो अब उनके बीच में कितनी फोर्स लगेगी? 95। तो इसका मतलब ये हुआ, अब वाटर के कंपैरिजन में यहाँ पे फोर्स कैसी लग रही है? ज्यादा या कम? ज्यादा। पानी में कितनी लग रही थी? 20, और अभी कितनी लग रही है? 95। क्यों? क्योंकि आपको एक बात समझ में आई कि जिस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होती है वो फोर्स को उतना कम कर देता है। तो वाटर की परमिटिविटी अगर 80 थी तो उसने क्या करा? 80 टाइम्स फोर्स को छोटा कर दिया, ये तो था। और जो माइका था जिसकी परमिटिविटी 5 थी, उसने फोर्स को कितना कर दिया? 5 टाइम्स कर दिया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या करती है? आंसर है फोर्स को काट के छोटा कर देती है, फोर्स को डिक्रीज कर देती है। कितना? आंसर है जितनी उसकी ताकत है। तो हम क्या चाहते हैं कि दो बॉडी के बीच में अगर फोर्स ज्यादा लगे तो व्हाट वी बेसिकली नीड, तो हम कैसा मीडियम चाहते हैं? हम ऐसा मीडियम चाहते हैं जिस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा हो या कम हो? कम हो। शाबाश बेटे। तो जिस मीडियम की परमिटिविटी कम होगी बेटे, वो अपने अंदर फोर्स को कम काटेगा, समझ में आया? उसको कम इफेक्ट करेगा, और कम इफेक्ट करेगा तो उसके बीच में लगने वाली फोर्स ज्यादा रहेगी। तो परमिटिविटी बढ़ने से क्या कम हो जाता है? फोर्स कम हो जाती है। परमिटिविटी डिक्रीज होने से क्या होता है? फोर्स इंक्रीज हो जाती है। बात समझ में आई? तो अगर मीडियम की अगर तुमसे पूछा जाता है कि एक मीडियम, जैसे कि इसमें एक छोटा सा एग्जांपल ही बोल सकते हो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एयर और पानी में से कौन ज्यादा, किसमें चलना आसान है? एयर में दौड़ना आसान है या पानी में? एयर चलना आसान है, पानी ज्यादा पोजीशन करता है। अरे यार, तो ज्यादा पोजीशन पानी कर रहा है तो तुम स्पीड कम होगी तुम्हारी, और एयर कम पोजीशन करते तो स्पीड ज्यादा होगी। एग्जैक्टली ऐसे समझ सकते हो। तो इसका मतलब वो मीडियम जिसके अंदर तुम इफेक्ट को दिखा रहे हो, जिसमें तुम काम कर रहे हो, वही मीडियम कंट्रोल करता है कि इनके बीच में फोर्स कितनी होगी। चार्ज भी वही है, दोनों का डिस्टेंस भी वही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक मीडियम में डालते हैं तो हमें फोर्स मिलती है 100 की, एक मीडियम में डालते हैं तो फोर्स मिलती है हमें 80 की, तीसरे मीडियम में डालते हैं देखते हैं फोर्स 5 की हो गई या 95 हो गई। फोर्स कितनी हो गई? 95। चार्ज भी वही, डिस्टेंस भी वही, सब कुछ वही, लेकिन क्या हो रहा है? आंसर है सब कुछ बदल रही है, फोर्स बदल रही है। क्यों बदल रही है फोर्स? क्योंकि मीडियम बदल रहा है, और मीडियम बदलने से क्या बदल जाती है? परमिटिविटी। क्या बदल जाती है? फोर्स बदल जाती है। ये फिजिक्स का एक रूल याद कर लो बेटे। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी? तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? अरे बोला तो करो। हाँ, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटे। कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ ए गिवन मीडियम in which these charges are placed, which decide how much force act between these पॉइंट चार्जेस। ठीक है बेटे, एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब जरा गौर करके देखो यहाँ पे, ये फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? एप्सिलॉन के तो है। इसका मतलब जितना ज्यादा डिनोमिनेटर बढ़ता चला जाएगा एप्सिलॉन, उतना फोर्स क्या होगी बेटे? कम होती चली जाएगी। तो हियर वी हैव ऑलरेडी शोज दैट ये फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? एप्सिलॉन के। जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी फोर्स कम हो जाएगी। इसका मतलब याद करना बेटे, इसे रटा नहीं जाता है इसको। अब अगली बात सुनिए, क्लियर नहीं बात? अब एक छोटा सा एक रिलेशन देखिए, ये रिलेशन बहुत काम आएगा आप लोगों के। इसका मतलब क्या है देख, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसमें, ये बात समझ में आई? अब एक रिलेशन बनाते हैं, एक रिलेशन को जरा ध्यान से सुनना बेटे। यहाँ पर एक नाम आता है, ये लिख दिया हमने, एक नाम और आता है इसमें, दिस इज ई आर। ई आर को हम क्या बोलते हैं बेटे? इलेक्ट्रिक, हाँ, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, या पूरा लिखते हैं इसको, पूरा लिख देते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। बस क्या कहते हैं बेटे? रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ये दिस वन। अब इन तीनों का आपस में एक रिलेशन होता है, इन तीनों का आपस में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को पहले समझिए, मैं लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। देखो क्या होता है, नोट करके याद रखना इस बात को। नोट एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अच्छा एक चीज इससे पहले एक चीज और बताना चाहता हूं, ये और देखिए जरा, इसको भी बताते हैं बेटे। एक छोटी सी बात, अब ये दो चार्ज किसके बीच में रखे हुए थे? आंसर, दो चार्ज कहां रखे थे? एक मीडियम में रखे हुए थे। तो मीडियम में लगने वाली फोर्स को कौन कंट्रोल करता है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये तो कंट्रोल करता है। और ये फोर्स कितनी है? इतनी है। इतनी बात समझ में आती है बेटे बात? अब अगली एक बात सुनना जरा इसमें, कि मैं बोलूं कि अगर ये दो चार्ज फोर्स, ये दो चार्ज मीडियम में ना रखे, पहले कहां रखे थे? मीडियम में। अगर ये मीडियम में ना रखे, एयर में रखे हो, एयर या वैक्यूम में रखे हो, तो इनके बीच में फोर्स कितनी लगेगी? तो देखना जरा, तो यहां पे इनके बीच में फोर्स लगेगी, क्योंकि फोर्स एयर में लग रही है, तो इसके क्या बोलेंगे? फोर्स एक्टिंग इन एयर और वैक्यूम। तो ये फोर्स कितनी लगेगी? तो आंसर है, ये तो रहा फार्मूला हमारे पास, पहले मीडियम में फोर्स लग रही थी गुड़िया, अब किस में लगेगी? एयर में। एफ नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई। अब एप्सिलॉन की जगह कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नोट, क्योंकि अब परमिटिविटी, अब किसकी है परमिटिविटी? एयर और वैक्यूम की, वो डिसाइड करेगा। ये कितना डाल दिया? एप्सिलॉन नोट। तो चार्ज तो पहले भी Q1 था और अभी भी Q1 है, Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इसका मतलब अगर ये दो चार्ज एयर में प्लेस हो तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स कितनी होगी गुड़िया? इतनी होगी। अब अगली बात पे आइए, अब हमें एक रिलेशन निकालना है किसमें? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नोट और ई आर, इनका आपस में क्या रिलेशन? दिस इज द वर्सेटाइल रिलेशन, और ये फिजिक्स में कंटिन्यू आगे बढ़ेगा। इतनी बात समझ में आती है? अब जरा उसको भी समझने की कोशिश करिए क्या कहता है ये। तो देखो जी, इसमें एक रिलेशन जो ये होता है कि अगर मैं आपसे बोलूं नाउ एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट, इसका मतलब क्या है? ये एक रेशो है। क्या है? एक रेशो। किसका रेशो है पहले बताइए? इलेक्ट्रिक, हाँ, ऑफ मीडियम, ये मीडियम ही तो है, शाबाश। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, इन दोनों का जो रेशियो है बेटे वो क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है? रिलेटिव, हाँ, रिलेटिव परमिटिविटी। इसका जरा मतलब समझिए, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको मैं चाहूं तो ये भी तो लिख सकता हूं बेटे, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, एप्सिलॉन नोट इनटू में एप्सिलॉन आर, लिख सकते हैं आप इसे। अब जरा इसका मतलब समझिए, फिजिक्स में इसका मतलब क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी का। तो बेटे रिलेटिव परमिटिविटी फिजिक्स की एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें ये बताती है कि किसी एक मीडियम की ताकत
किसी एक मीडियम की ताकत एयर के कंपैरिजन में कितनी है, एयर और वैक्यूम के कंपैरिजन में कितनी है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। क्योंकि बेटे इस दुनिया में अगर हमें किसी भी चीज की मेजरमेंट करनी होती है तो उसकी मेजरमेंट करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनानी पड़ती है, और उस स्टैंडर्ड मेजरमेंट को कंपेयर करके हम ये बताते हैं कि नेचर में ये गिवन क्वांटिटी उस क्वांटिटी से, उस स्टैंडर्ड मेजरमेंट से कितना ज्यादा है या कितना कम है। लेकिन नेचर में जब भी हमें किसी भी चीज की मेजरमेंट करनी पड़ती है तो उस मेजरमेंट के लिए जो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी मान लेते हैं, स्टैंडर्ड मेजरमेंट लेते हैं, उस मेजरमेंट की एक स्पेशलिटी ये होती है कि उसकी वैल्यू इस नेचर में फिजिकल वैल्यू बदलने से कुछ भी बदल जाए लेकिन उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो नेचर में हमने देखा कि वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम और एयर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा दोनों एक जैसा काम करते हैं। तो वैक्यूम की अगर मैं परमिटिविटी को कैलकुलेट करूं, उसके परमिटिविटी को कि वो कितना काम करता है, तो उसकी परमिटिविटी बेटे कभी नहीं बदलती, क्योंकि वैक्यूम में कुछ होता ही नहीं है, और जब वैक्यूम में कुछ होता नहीं है तो उसकी वैल्यू कुछ बदलेगी नहीं। लेकिन एक मीडियम पानी है, एक मीडियम ग्लास है, तो सब में नंबर ऑफ कंटेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी क्या चेंज होती जा रही है, रिलेटिव डेंसिटी चेंज होती जा रही है, रिलेटिव परमिएबिलिटी चेंज होती जा रही है। लेकिन वैक्यूम में कुछ होता ही नहीं है, जब कुछ होता ही नहीं है तो हमेशा उसकी परमिएबिलिटी कैसी रहेगी, एक ही जैसी रहेगी। तो बात समझ आए बेटे बात। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी एक वो फिजिकल क्वांटिटी है बेटे जो हमें ये बताती है कि किसी एक मीडियम की ताकत, एक मीडियम की ताकत एयर या वैक्यूम में जो परमिटिविटी है उसके कंपैरिजन में कितनी है। जितनी ज्यादा होगी तो हम बोलेंगे उसकी ताकत, अगर मैं आपसे समझ आ गया ना बात, जितनी ताकत है उस ताकत को कौन रिप्रेजेंट करता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। जैसे कि मैंने आपसे छोटा सा क्वेश्चन बोला, मैंने आपसे बोला कि मेरी रिलेटिव परमिएबिलिटी 4 है, कितनी है 4। इससे आप क्या समझे, इससे हम ये समझे कि जो मीडियम की ताकत है, मीडियम की जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है, वो परमिटिविटी है, वो 4 गुना ज्यादा है किससे, एयर और वैक्यूम से। फिर से मैंने आगे बेटे बात समझे, मैंने आपसे बोला कि किसी एक मीडियम की रिलेटिव परमिएबिलिटी 8 है, तो तुम क्या समझे कि इस मीडियम की जो ताकत है वो 8 गुना ज्यादा है किससे, एयर और वैक्यूम से। अरे ये तो मतलब है, क्लियर होगी बात। ये एग्जैक्टली वैसा है जैसे हम लोगों ने 11th क्लास में रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा था। रिलेटिव डेंसिटी याद आ गया। इस दुनिया में हमें किसी भी चीज की अगर डेंसिटी को कंपेयर करना है तो डेंसिटी को कंपेयर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट चाहिए होती है, और वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए हम किसे चुनते हैं, वाटर को। तो हम देखते हैं कि अगर किसी एक मीडियम की, समझ में आ गया ना, तो किसी एक मीडियम की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में जितना ज़्यादा होती है उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। फिर से मैं फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मीडियम, और ये किसका होता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ H2O किसके इक्वल होता है, अरे ये तो था। तो डेंसिटी ऑफ मीडियम टू डेंसिटी ऑफ वाटर, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, रिलेटिव डेंसिटी। ये तो मतलब था। और रिलेटिव डेंसिटी हमें बताता है कि एक मीडियम की डेंसिटी, एक मीडियम की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कितना है। उसके लिए हम क्या करते थे, रो m इज इक्वल टू रो r इज इक्वल टू रो H2O। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि रिलेटिव डेंसिटी 6 है तो 6 तुम यहां रखोगे, और ये कितना आ गया, रो H2O। तो इसका मतलब एक मीडियम की जो डेंसिटी है वो वाटर से कितना गुना भारी है, 6। तो वो मीडियम वाटर के कंपैरिजन में 6 गुना भारी है। और किसी की रिलेटिव डेंसिटी हाफ है तो मतलब उस मीडियम की डेंसिटी वाटर से हाफ है। अरे समझ में आ गया, ये सीखने वाली चीज है, रटने वाली चीज नहीं है। हाँ भाई मन्नू, ओके। तो देख इसका मतलब एग्जैक्टली वही तो है। अगर मैं तुझसे बोलता हूँ किसी एक मीडियम की रिलेटिव डेंसिटी 2 है, रिलेटिव डेंसिटी तो 2 को यहाँ रखेगी, तो तुझे पता चला उस मीडियम की जो डेंसिटी है एप्सिलॉन, उस मीडियम की जो ताकत है वो एयर के कंपैरिजन में कितना है, 2 गुना ज्यादा। और तुझे पता है जितनी ताकत ज्यादा होगी फोर्स उतनी कम होगी। समझाई बड़ी बात। एक रिलेशन बना लो, एक मीडियम की जितनी ज्यादा रिलेटिव डेंसिटी है, जितनी ज्यादा रिलेटिव डेंसिटी है, इसका मतलब है वो मीडियम एयर के कंपैरिजन में उतना उसकी ताकत ज्यादा है, और जितना मीडियम की ताकत ज्यादा होगी उतना फोर्स को वो कम कर देगा। ये तो मतलब है। डन, सीखने वाली चीजें बेटे। तो व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस, एंड दिस क्वांटिटी विल गिव्स द आइडिया द मीडियम हाउ द गिवन मीडियम इज हाउ मच टाइम्स स्ट्रोंगर देन द एयर। नहीं बेटे समझ, इसको रटो नहीं इन चीजों को, फिजिक्स में लुफ्त लो। तो अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन करूं,
और रिलेटिव डेंसिटी याद आ रहा है, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। है क्या बेटे? इट इज द, पहले लिख देते हैं, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइन द permittivity of a given medium is how much time stronger than the air बोल सकते हो आप, या वैक्यूम। अरे वैक्यूम एयर को इसलिए कंसिडर करा अभी हम, क्योंकि वैक्यूम में कुछ होता ही नहीं है, और लगभग एयर को आप कंसिडर करोगे उसमें भी कुछ नहीं होता। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एंड इट इज द रेशो ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर। नहीं आया बेटे समझ में? क्लियर नहीं बात? अब आगे देखिए, अब इसके बाद इनका रिलेशन देखो। अभी मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। अभी आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा ना, ई आर इज इक्वल टू ई नोट अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ये जो रेशियो होता है बेटे एक फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्या, के। के यहाँ पर पता है क्या कहलाता है? के इज नोन एज क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली होते क्या हैं? डाइलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली इंसुलेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं ये। तो होता क्या है, जो काम ये करता है रिलेटिव परमिएबिलिटी करता है, वही काम कौन करता है? ये भी करता है। अब तुझे पता है जितनी ज्यादा रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी उतनी फोर्स क्या होगी? कम होगी। तो नहीं आया बेटे समझ में? भाई जितनी ज्यादा रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी उतने तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी ज्यादा होगी, और जितना इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ज्यादा होगी उतने तो फोर्स कम हो जाएगी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी ज्यादा होने से फोर्स कम हो जाती है। इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो चार्ज को चलना अलाउ नहीं करते। अगर ये दो चार्ज हैं, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, इसके बीच में एक इंसुलेटर रख दूं, तो पहले इनकी फोर्स अगर 100 यूनिट का लग रहा था, जैसे मैंने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसकी ताकत, जिसका इंसुलेशन 4 है, तो ये क्या करेगा? फोर्स 4 टाइम्स, भाई 4 है इसका, तो ये 100 में से 4 यूनिट का फोर्स को कम कर देगा। तो फोर्स कितनी छोड़ी? 96। इंसुलेटर अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी से अलाउ नहीं करते। हम इसको डिटेल में बनाएंगे। नहीं है बेटे बात समझ में? तो जो काम ये करता है वही काम ये करता है। तो हम इन शॉर्ट ये भी बोल सकते हैं कि रिलेटिव परमिएबिलिटी आ रहा है, तो हम इन शॉर्ट ये भी बोल सकते हैं, आप यहां पर देखिए कि भाई ई आर इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के होता है। और के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर विच नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास थ्रू। वो आसानी से अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को पास नहीं करने देते, फोर्स को काट के क्या कर देते हैं? ये भी छोटा करते हैं, अलाउ नहीं करते। तो इसको बाद में डिटेल में बनाएंगे। ये एक रेशियो है। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू में एप्सिलॉन आर, और ये भी लिख सकते हो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अरे यार, इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू में के। क्लियर हो गया इतना? ओके। अब इक्वेशंस बनाते जाओ। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट डाला, इसको सेकंड, इसको थर्ड डाल दिया। ओके, अब हमने इसको नंबर डाल कितना डाल दिया? 4th। अब देखिए जी, अब ध्यान से सुनना। अब ये जो ई आर है ना बेटे, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इनकी वैल्यू हर मीडियम में अलग अलग होती है। अब इसे नोट करके याद रखना। चले तो सबसे पहले आती है इनकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ये रहा, ये रिलेटिव पूरा लिख दो, पूरा लिख दो ना, समझ जाओगे? तो रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। पहले किसके लिए लिख रहे हैं? वैक्यूम। तो अगर मैं वैक्यूम के लिए लिखूं तो चाहे तो ई आर लिख सकता हूं या के लिख सकता हूं, दोनों ही की तो बात है। और इसकी वैल्यू होती है 1। कितनी होती है बेटे? 1। पहली बात याद करना। अब दूसरा सुन,
यही परमिटिविटी एयर में कितनी होती है, एयर के अंदर, तो आंसर है ई आर बोलो या के बोलो, दोनों एक ही होते हैं। इसकी वैल्यू एयर में होती है 1.00084, तो देखना नियर इक्वल किसके है, 1 के तो है, इसीलिए दोनों की परमिटिविटी आप देखो, मैं हर बार क्या लिखता हूँ एक साथ, एयर और वैक्यूम नहीं लिख रखा, क्योंकि दोनों की परमिएबिलिटी कैसी होती है, लगभग एक बराबर होती है। नहीं है बेटा समझ में। इसी तरह से नंबर तीसरा, ये नंबर फर्स्ट है, नंबर सेकंड, नंबर तीसरा जो बहुत यूज होते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। वाटर की अगर मैं बात करूं तो वाटर के अंदर ई आर इज इक्वल टू के कितना यूज करेंगे, 80। इसी तरह से अगर मैं ग्लास की बात करूं, ग्लास की, तो ग्लास की हम कितनी वैल्यू यूज करेंगे, ई आर इज इक्वल टू के, और ये कितनी होती है 3। इसी तरह से माइका की बात करें, माइका ग्लास जैसा एक होता है, इंसुलेटर होता है, ये भी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता, तो माइका में इसकी वैल्यू होती है 5, कितनी होती है बेटे 5। ये बेसिक से हैं जो पेपर में आते हैं। ओके, अब आगे बढ़े, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब क्लियर अपनी बात। अब मुझसे कोई पूछता है कि इस फॉर्मूले में, इधर गौर करके देखिए सारे के सारे, अब यहाँ पर मैं इस ई इज इक्वल टू में बेटे ई आर इज इक्वल टू ई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, तो मैं इसकी जगह यहाँ पर E इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू में ई आर भी तो लिख सकता हूँ। तो ये वाला मेरा फार्मूला ये रहा, तो इसकी वैल्यू पुट करिए, पुट इन इक्वेशन थर्ड। अरे रख सकते हैं, रख सकते हैं, तो रखो। नाउ हमें पता है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू में एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू में के होता है। इसकी वैल्यू पुट करो, पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो मैं अगर यहाँ पे फार्मूले में रखूं तो एफ एम इज इक्वल टू फोर्स मीडियम में कितनी आ गई, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन की जगह कितना आ गया, एप्सिलॉन नोट इनटू में एप्सिलॉन आर, और क्या ले सकते हैं Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। एक्चुअल में फिजिक्स में कूलम्स लॉ का फार्मूला ये होता है। और सुन, इसकी जगह मैं ये भी तो ले सकता हूँ, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नोट के, तो आप ये भी ले सकते हो, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू में के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। नहीं है बेटे बात समझ में। अब इसी फार्मूले से यूज कर, ये वर्सेटाइल फार्मूला, दिस इज अ यूनिवर्सल फार्मूला गुड़िया। हमें स्कूल में सिर्फ क्या बताया जाता है, अगर आप देखोगे तो हमें सिर्फ कूलम्स लॉ इतना बताया जाता है, ये प्रोपोर्शनल आगे कांस्टेंट लगा दो, ये सिर्फ कूलम्स लॉ नहीं है, कूलम्स लॉ का फार्मूला ये होता है। अब तू सोच के अगर मैं तुझसे बोलूं कि नाउ तुझे फोर्स निकालनी है, फोर्स इन एयर में निकालनी है या वैक्यूम में निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो एफ एम की जगह तो हम एफ नोट लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और के की वैल्यू एयर और वैक्यूम में देख वहां पे कितनी होती है 1। लुक एट इट, उधर देखो जरा, एयर की वैल्यू और एयर और वैक्यूम में दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हेयर जस्ट मूव एयर। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो के की वैल्यू हमने कितनी कर दी 1, या ई आर की वैल्यू 1, तो कितना आ गया Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो देखना एफ नोट कितना आ गया 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। देख वही फार्मूला तो आया जो तो डायरेक्ट बताते हैं स्कूल में, सही बात, यहाँ से फार्मूला आता है। अब तू सोच, अगर मैं तुझसे बोलूं कि दो बॉडी के बीच में दो चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज वाटर में प्लेस है, तो तू कहाँ रखेगी, वाटर पे प्लेस है तो क्या लिखेगी, आप लिख नहीं सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है। अब हमें पता है कि अगर वाटर में रखेंगे तो वाटर की परमिटिविटी ई आर कितना होता है 80, शाबाश। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे वाटर में निकालनी है यही फोर्स, तो FS2O इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और वाटर की वैल्यू कितनी होती है 80, इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब मेरा काम चालू हुआ, नहीं है बेटे समझ में। अच्छा, एक फार्मूला इक्वेशन हो गई, कौन सी है आपकी, इक्वेशन नंबर, दिस इज 4th, और इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 5th। अब आगे बढ़े थोड़ा सा, अब देखिए थोड़ा सा आगे, अब देखिए बेटे, तो इसे इक्वेशन नंबर हमने कितने डाल दिया 5th। अब आगे देखिए नेक्स्ट, इसी तरह से भाई हमें मीडियम के अंदर फोर्स पता चल गई इतनी होती है, हमें एयर के अंदर फोर्स पता चल गई, एयर के अंदर कितनी होती है इतनी होती है, ये रही, इसे इक्वेशन डाल दी हमने 6th। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक रिलेशन निकालते हैं, इधर देखो पहले, इधर ध्यान सुनिए, इससे पहले एक छोटी सी बात और बना लेते हैं, यहां पर गौर करके देखिए जरा, इन दोनों में एक रिलेशन निकालिए, तो एफ एम मीडियम में फार्मूला कितना होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू कितना Q1 Q2 इनटू में K अपॉन में आर स्क्वायर। और मुझे एयर में निकालना हो तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, रिलेशन निकाल रहे हैं, रिलेशन बिटवीन किसमें एफ एम एंड एफ नोट।
मीडियम में। तो एफ नोट का फार्मूला कितना होता है 1/4πε0। भाई के की वैल्यू तो 1 हो जाती है, Q1 Q2/r²। अब दोनों को डिवाइड करो। जब भी रिलेशन निकालते हैं फिजिक्स में, दो इक्वेशन बना, दोनों को डिवाइड कर दो। इससे ये एलिमिनेट हो गया, इससे ये एलिमिनेट हो गया, तो कितना आ गया बेटे? तो आंसर है Fm/एफ नोट इज इक्वल टू 1/k। इसको उल्टा कर लो तो k इज इक्वल टू कितना आ गया? F0/Fm। तो अब तू एक बात बता कि मीडियम Fm इज इक्वल टू F0/k नहीं लिख सकता? तो इसका मतलब इस मीडियम की परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी, एक ही तो बात है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, अरे दोनों ही तो बराबर होते हैं। तो जितना एक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा उतने ही उसके बीच में लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नहीं आया बात समझ में? तो ये इनका रिलेशन है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? तो आंसर है जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उसके बीच में लगने वाली फोर्स उतनी ही कम हो जाएगी। अच्छा, अब एक अगली बात, यहां पर ये वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट है, अरे 1/4πε0 ये तो है। यहाँ पे ε0 क्या था? आंसर है ε0 की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसकी यूनिट निकालनी है हमें, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। इसकी ऐसा यूनिट कैसे निकालते हैं जरा देखो। आता है निकालना? नहीं आता? जैसे ये फार्मूला हमारे पास, तो हमें पता है फार्मूले में एफ नोट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। अब मुझे इसकी यूनिट भी निकालनी है, मुझे डायमेंशन भी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? सुन, तो पहली बात, जिसकी यूनिट निकालनी होती है, डायमेंशन निकालनी होती है, उसे हमेशा एक तरफ करते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं। नहीं बेटे बात समझ में? जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको एक तरफ करो और बाकी सब वैल्यू को कैसे करना है? दूसरी तरफ कर देना है। तो ये हमारा बड़ा बेसिक सा नहीं है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। तो ये ε0 को हम एक तरफ लेके आ गए, क्लियर? ये इधर आ गया, तो इसको नीचे ले जाओ तो 1/4π/f0 Q1 Q2/r², ये तो आएगा। अब इसकी यूनिट निकालना शुरू करो। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम, कूलम, है ना? अब जरा ध्यान से सुनना, तो इसकी यूनिट हमने कितनी लिख दी? कूलम। ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। तो लिखो जी यहाँ पे, तो ε0 इज इक्वल टू 1/4π तो एक नंबर है, नंबर की तो कोई यूनिट नहीं होती। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। और f0 फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और r² कितना? रेडियस। रेडियस कितना? डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर। तो कितना हो गया? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि f0 की वैल्यू कितनी है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है? अब इसका थोड़ा ध्यान से और समझना, इसको हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं जरा सुनना। अगर गलती से आप लोगों ने 11th क्लास पास कर ली थी, तो उस गलती से 11th क्लास में आप लोगों ने 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़ी थी। उसमें से फंडामेंटल यूनिट में से कहीं चार्ज फंडामेंटल यूनिट था? नहीं। तो उसमें हमने फंडामेंटल यूनिट पढ़ा था सबसे पहला मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, करंट एम्पियर जिसकी यूनिट होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो और तीसरा एंगल और सॉलिड एंगल। क्या उसमें कहीं चार्ज था? नहीं था। तो चार्ज की हम देखते हैं तो चार्ज फंडामेंटल यूनिट नहीं है, लेकिन चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम। तो उसको अगर मुझे फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं जरा देखो बेटे। इसको कन्वर्ट करने का बेटे, करंट का फार्मूला होता, फार्मूला पढ़ा है करंट का, I = Q/T। अरे करंट का, तो करंट को हम क्या ले सकते हैं? चार्ज को I = Q/T। तो Q = कितना हो गया? IT। अब तू बता, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है या नहीं है? है। और करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। और टाइम फंडामेंटल है नहीं है? एम्पियर सेकंड। और इस एम्पियर सेकंड को ए मुन्नी, इसी को हम कूलम कहते हैं। अरे भाई, तो कूलम इज बेसिकली क्या? एम्पियर सेकंड। हाँ भाई मन्नू, नहीं है बेटे समझ में? अरे व्हाट इज कूलम? एम्पियर सेकंड। अब यहाँ पे आ जा, फोर्स की यूनिट वो भी हमें नहीं पता होगा। फोर्स का फार्मूला गलती से मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़ा है। मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस पूरे को, तो इसका मतलब फोर्स की ऐसा यूनिट ये होती है। इसे इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं? न्यूटन। अरे यार, तो फोर्स की ऐसा यूनिट ये है मेरे बेटे, इसको हम न्यूटन बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखवा इसको। तो अभी तूने लिखा था यहाँ पर f0, ये तो फार्मूला है। अब इसकी यूनिट लिखवाना शुरू करो। एक तो तरीका ये हो गया लिखने का, और अब एक दूसरे तरीके से लिखवाओ। 1/4π की तो यूनिट होती नहीं। चार्ज की यूनिट क्या होती है? अरे चार्ज की एम्पियर सेकंड। तो यहाँ क्या लिखेगी? एम्पियर सेकंड। चार्ज की क्या होती है? एम्पियर सेकंड।
नीचे फोर्स, फोर्स की कितनी होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी बोल आर डिस्टेंस मीटर स्क्वायर। तरीके आ गया समझ में। अब इंच को ऊपर लेके जा, ये कितना हो गया यहाँ से, तो एम्पेयर का तो स्क्वायर ही रहेगा, किलोग्राम ऊपर आ गया -1 और मीटर, मीटर का क्यूब हो गया मीटर स्क्वायर में मीटर, ऊपर ले जा मीटर की पावर -3, नहीं है समझ में। और ये s-2 ऊपर चला जाएगा तो एक ये रहा एस स्क्वायर, तो s की पावर 4। अरे यार, तो एप्सिलॉन नॉट की एसआई यूनिट कौन सी होती है, आंसर है ये भी एसआई यूनिट है और ये भी एसआई यूनिट है, दोनों ही एक ही चीज है। नींद अच्छी आ रही है, वेरी गुड। और इसकी डायमेंशन कैसे लिखेंगे, डायमेंशन, हाँ भाई मोती बोल, बोला था बोल कितना है, अबे शर्माने की बात नहीं, यहाँ देख एम्पियर डायमेंशन ही होती है, पहले मास के लिए आ जा, मास की कितनी होती है m, डायमेंशन में m, किलो, अरे मास को m से लिखते हैं, मीटर की l-3, टाइम की t 4 और एम्पियर का एम्पियर स्क्वायर, ये इसकी डायमेंशन है, डायमेंशन 4 नहीं आया समझ में। ओके आगे बढ़े, ओके अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखिए थोड़ा सा आगे क्या है, अब यहाँ पे आइए। अब बेटे हमें पता है कि ये देखो इस फॉर्मूले में देखो किसी में भी देखो, ये 1/4π की वैल्यू कांस्टेंट ही तो है, यहाँ देखो या इसमें देख लो आप, सब जगह कांस्टेंट है ये, तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, देखो नाउ 1/4π को यहाँ लिखो, 1/4 पाई की वैल्यू रखो 3.14 और इसकी वैल्यू रखो 8.85 × 10⁻12। जब तुम इस सबको सोल्व कर लोगे ना पूरा, तो इसकी वैल्यू फर्स्ट क्लास निकल के आएगी 9 × 10⁻9। तो आज के बाद तुमने याद कर लिया कि 1/4π को तुम्हें क्या लिखना है, 9 × 10⁻9 लिखना है। तो कैसे लिखेंगे अब सुन, तो ये रहा तेरा मेन फॉर्मूला, तो यहाँ क्या लिखेगी नाउ सो दैट, तो अब न्यूमेरिकल्स में ये फार्मूला यूज करना है आपको, मीडियम में जो फोर्स लिखोगे इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे 9 × 10⁻9 और कितना आ गया नीचे k, Q1 Q2, शाबाश Q1 Q2 अपॉन में r², ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करना है, ठीक है भाई। और मोहन, ओ मोहन, इस k की वैल्यू एयर में कितनी हो जाएगी 1, अरे यार वहीं तो पढ़ा भी, एयर और वैक्यूम में कितनी होती है वैल्यू 1, हियर यू कैन, तो अगर मैं डायरेक्ट ये यहाँ रख ले, ये फार्मूला हम लोगों ने निकाला ना ये वाला, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो अगर मैं एयर में आ जाएगा, तो यहाँ पर अगर एयर में निकालेंगे तो कितना आ गया 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन में r², फार्मूला हमेशा के लिए याद कर लो। तो ये फार्मूला होता है बेटे कूलम्ब्स लॉ, दिस इज द कूलम्ब्स लॉ, नहीं है समझ में। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या था कि दो चार्ज हमारे पास, वी हैव द 2 चार्ज, जब भी 2 पॉइंट स्टेशनरी चार्ज होंगे तो कंडीशन पहले क्या है कि कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल किसके लिए है, पॉइंट चार्जेस के लिए, और वो पॉइंट चार्ज भी कैसे होने चाहिए, एट रेस्ट होने चाहिए। तो किन्हीं भी 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स होती है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के, इसका मतलब फील करो, फील प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के, मैंने सब कुछ बताया बेटे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, अरे समझ में आ गया, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इन ए गिवन मीडियम। और वहां से हम लोगों ने समझा कि नेचर के अंदर जो फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी, नेचर में वो फोर्स हमेशा सेंट्रल होगी, चाहे पूरी बॉडी पे चार्ज कहीं भी हो, इस बॉडी पे चार्ज हो, क्या कूलम्ब्स लॉ लगेगा, नहीं, ये तब तक नहीं लगेगा जब तक मैं पूरे चार्ज को एक पॉइंट पे ना डाल लूं, इस बॉडी के इस पूरे चार्ज को एक पॉइंट पे ना बना लूं। अगर अब ये फोर्स लगी तो कहां लगेगी, इस बॉडी के पॉइंट जो सेंटर है उस बॉडी के सेंटर पे, जहां पे पूरा चार्ज कंसंट्रेट कर रहा है, दिस इज द, और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, दोनों पॉइंटों को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन पे होगी। अब ये बॉडी अगर यहाँ पे, यहाँ पे अगर ये बॉडी इतनी बड़ी है तो ये फोर्स इस पे लगेगी, इस पे लगेगी, कहां लगेगी, कहीं नहीं, सेंटर टू सेंटर, ये ऐसे चलेगा जैसे एंटीना चल रहा है, अरे यार वे सीधी लाइन जाएगी। अब इसमें एक छोटी सी बात, तो समटाइम्स बेटे आप लोगों से डिफाइन करने के लिए बहुत आता है, ये क्वेश्चंस आता है, एक न्यूमेरिकल कराता हूं आपको समझ में आएगा। इधर देखिए क्वेश्चन को, ये रफ कर दूं कि सबसे पहली बात आपसे पेपर में पूछता है कि डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करिए इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी, और कभी कभार डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को किस फॉर्म में पूछता है, फोर्स की फॉर्म में। तो बेटे कभी मत भूलना, अभी तो निकाला हम लोगों ने, तो अगर परमिटिविटी के टर्म से पूछता है तो आप बोलोगे डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इज ए इंसुलेटिंग मीडियम,
इंसुलेटिंग मीडियम है ये, इंसुलेटर्स है ये। और है क्या, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। समझ आ गया बेटे बात। और फोर्स के टर्म से पूछेगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग इन मीडियम टू फोर्स एक्टिंग इन एयर टू फोर्स एक्टिंग इन मीडियम। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे पहले क्या है मीडियम, यहाँ पे क्या है फोर्स एयर में होती है। और जितना मीडियम की परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा बढ़ेगा उस मीडियम में उतनी फोर्स को वो कम कर देगा। नहीं है बेटे समझ में। एक छोटा सा क्वेश्चन देखना न्यूमेरिकल, तुमसे बोला है इफ टू चार्जेस ऑफ Q1 and Q2 are separated by a distance d apart, if the distance between them is changed to d/2, ठीक है। सो कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग इन बिटवीन टू चार्जेस। ये मैंने ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया, क्योंकि तुम इसमें ये मेंशन नहीं है कि ये फोर्स दो चार्ज रखे कहाँ हैं। जब ये मेंशन नहीं होता कि दो चार्ज कहाँ रखे हैं तो यू मस्ट हैव टू कंसीडर ये एयर और वैक्यूम के अंदर है। तो क्वेश्चन सुनो क्या था, इसने बोला बेटे दो चार्ज हैं, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना d है, ये बात समझ में आई। और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या लग रही थी फोर्स, ये भी मेंशन कर देते हैं। दो चार्जेस है सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस अपार्ट, डिस्टेंस d अपार्ट एंड द फोर्स बिटवीन देम इज 20 न्यूटन या F0 मान लो। कितनी लग रही है बेटे F0। दो चार्जेस है Q1 और Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रही है। वो फोर्स कितनी मान ली हमने F0। अब दूसरे पार्ट में इसने पूछा है कि इन यही दो चार्ज हैं, एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी हमने कितना कर दिया d/2। तो अब हमें बताना है कि इन दोनों के बीच की अब नई फोर्स कितनी होगी। तो बहुत आसान है, जब भी कंपैरिजन पूछा जाता है या रिलेशन होता है तो दो इक्वेशन बनाते हैं, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। अभी क्या कर रहा है, ये कंपेयर करा रहा है। तो आपको पता है दो चार्ज एयर में, तो एयर में फोर्स का फार्मूला होता है 1 में, पूरा लिख लो ऐसे 9 × 10⁹। अरे ये तो होता है 9 × 10⁹। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस कितना है d का स्क्वायर। अब क्या किस में निकालना है मुझे, तो आंसर है इस वाले में, इसमें निकालना है। दूसरी कंडीशन में इसमें फोर्स कितनी मान ली हमने F', और ये फोर्स कितनी होगी 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस कितना d/2, तो d/2 का होल स्क्वायर। जब भी कंपैरिजन करते हैं दो इक्वेशन में, दोनों को डिवाइड कर लो, ये पूरा ऊपर से कट गया। जब इसे सोल्व करेंगे तो F0 अपॉन में F' इज इक्वल टू, ये कितना है ऊपर जाएगा तो 2 दूनी 4। अरे नहीं समझाया, तो अरे ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, d² से d² कट गया तो कितना आ गया, तो F' इज इक्वल टू F0/4 हो गया। नहीं है भाई समझ में। तो इस बात को आपको बिल्कुल याद कर लेना है, नहीं है बेटे समझ में। जब इसको सोल्व करोगे तो d का स्क्वायर आएगा, ये 4 ऊपर बन जाएगा तो d² से d² एलिमिनेट, तो F' कितना आ गया, पहले वाली फोर्स का 4 टाइम्स कम हो गया। क्लियर नहीं बात। अब अगली बात सुन, इसी तरह से और छोटे से क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन और देखो, तुमसे बोला है इफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड in air with a force F0, if these charges are placed in water, so calculate force in H2। डिस्टेंस सब कुछ सेम है, नहीं है समझे। देखो जरा कैसे करते हैं। यहां देखिए बेटे, तो क्वेश्चन क्या था, सिर्फ इतना सा है कि इसने बोला है कि दो चार्जेस हैं, एक चार्ज कितना है Q1 और एक चार्ज Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस सपोज टू भी कितना है d है मान लो।
लेकिन ये किस में रखे हैं, एयर में रखे हैं, उनके बीच में फोर्स कितनी है, F नॉट। अब इन दोनों को उठा के आपने वाटर में डाल दिया H2O में, तो ये दो चार्ज Q1 और Q2 ही है, सब कुछ सेम है, डिस्टेंस कितना है, d है, लेकिन फोर्स आपको किस में निकालनी है, वाटर में निकालनी है, किस में निकालनी है, H2O में। अब कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है, तो हमें एक रिलेशन पता है क्या, तो आंसर है रिलेशन पता है F मीडियम में F नॉट अपॉन में F H2O, अरे मीडियम हो गया ना, इजिकल टू में K के बराबर होता है, और ये मीडियम अभी मेरा क्या है, वाटर है, तो मैं H2O नहीं लगा सकते यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूंगा, F नोट अपॉन में K इजिकल टू F H2O, और F नोट तो F नोट, ये K की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 80, तो फोर्स पहले के कंपैरिजन कितनी हो गई, 80 टाइम्स कम हो गई, अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन पता है तो। नहीं है बेटे बात समझ में, तो इस तरह से आपको एक कूलम्स लॉ को समझना है, और कूलम्स लॉ के को समझे बिना, इसके फैक्ट को समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अगली क्लास में